जो प्रीवियस चैप्टर था ब्लेंडर का, उसमें मैंने सिर्फ ब्लेंडर का एक ओवरव्यू दिया था। आज उसके आगे से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले मैं अपना एक मैश ऐड कर लेता हूँ, क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्स वाई जी एक्सेस दिखेंगी। ठीक है, सिंपली अगर हमें इसको डुप्लीकेट करना हो तो हम इसको शिफ्ट एंड प्रेस डी करेंगे तो ये एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे टूल्स होते हैं, ये होते हैं टूल बार। तो इसको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला है सिलेक्शन टूल। एक सिलेक्शन टूल है, सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट और डिसेलेक्ट कर सकते हो, बस सिंपल सा है। उसके बाद है कर्सर, 3D कर्सर है। तो अभी मैं अगर इस क्यूब को, आपको यहाँ पे एक कर्सर दिख रहा होगा, तो ये अभी मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ और अगर मैं इसको फिर से ऐड करता हूँ इस क्यूब को, तो वापस से यहीं पर ही है, इसका सेंटर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जहाँ पे 3D कर्सर होता है ना, वहीं पर ही हमारा मैश ऐड होता है। सपोज अगर इसको मैं यहाँ पे रख दूँ लाकर, अब अगर मैं कोई भी मैश ऐड करूँ, तो इसमें मंकी ऐड किया मैंने, तो इसका जो 3D कर्सर है यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे ऐड हुआ। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ रखता हूँ और मुझे ऐड करना है एक स्फीयर, तो स्फीयर यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे ऐड करना हो एक सिलेंडर, तो सिलेंडर यहाँ पे आ जाएगा। तो 3D कर्सर वापस से अगर लाना है अपने वर्ल्ड ओरिजिन पे, तो हम प्रेस करते हैं शिफ्ट एस। ठीक है, ये यहाँ पे वापस आ गया। इसके बाद है, नेक्स्ट है मूव टूल। मूव टूल की सिंपली अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो ऐसा एक 3 एक्सेस बन के आ जाते हैं। तो सिंपली हम इसको ड्रैग कर सकते हैं मूवमेंट के लिए, और अगर ऐसे नहीं करना है तो हम प्रेस करेंगे जी। जी इसकी शॉर्टकट की है। जी के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। सिमिलरली अगर वाई करेंगे तो वाई डायरेक्शन में, और जी के साथ जेड करेंगे तो जेड डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। इसके बाद है रोटेट टूल। रोटेट टूल सिंपली ऐसे रोटेट कर सकते हैं हम। इसकी शॉर्टकट की है आर। यहाँ पे एक टॉपअप एक विंडो आता है, यहाँ से हम जिस डिग्री में हमें रोटेट करना है वहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। इसमें भी सिंपली आर के साथ एक्स, आर के साथ वाई, आर के साथ जी काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्केल। मैं एक टूल फिर से ऐड कर लेता हूँ, क्यूब। इसके बाद है स्केल। स्केल की शॉर्टकट की है एस। अगर मैं एस प्रेस करूँगा तो ये ऑल डायरेक्शन में स्केल हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं एस के साथ एक्स प्रेस करूँगा तो देखिए ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है दोनों तरफ। एस के साथ वाई करूँगा तो ये वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा है। एस के साथ जी करूँगा तो ये जी में मूव हो रहा है। इसके बाद है ट्रांसफॉर्म। इसमें मेनली दोनों चीज़ काम करती है। इस मूवमेंट भी होगा और रोटेशन भी होगा इसमें। देखिए यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से हम मूव भी कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से, स्केल भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। तीनों का ये कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। देन इसके बाद है सिंपली एक एनोटेशन टूल है। ये मेजरमेंट टूल मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। ये है ऐड क्यूब। कोई हमें अगर क्यूब ऐड करना हो तो इस तरह से हम क्यूब ऐड कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स, सेट ओरिजिन में, ज्योमेट्री टू ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री और ओरिजिन टू 3D कर्सर। और जो नीचे की 2 हैं मैं बाद में बताऊंगा, जो बाद में लेक्चर्स आएंगे मैं उनमें बताऊंगा। तो पहले मैं 3 ये बताऊंगा। तो अगर मैं ये देखूं, यहाँ पे क्यूब है तो बीच में एक 3D कर्सर है, तो ये इसका ही ओरिजिन पॉइंट्स है। ठीक है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट्स है। तो ओरिजिन पॉइंट जो है वो डिसाइड वही करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट उसी के रेफरेंस में रोटेट कर रहा है और जो है स्केल हो रहा है। अगर मैं इसको स्केल करूं तो ये इसी अपने पायोट पॉइंट से रेफरेंस में ही ये छोटा बड़ा हो रहा है। अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये भी इसी पॉइंट के रेफरेंस में रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो अभी कैसे वर्क करता है, मैं सपोज़ यहाँ पे फेस सेलेक्ट करके अगर मैं इसका थोड़ा इसको एक्सट्रूड कर दूं, ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे हटाऊं तो ये देखिए, ये जो ज्योमेट्री है इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, ना कि इसके सेंटर पे है। अगर मैं इसको स्केल करूँगा तो ये ना अपने सेंटर से स्केल नहीं हो रहा है, ये अपने ही पाइवट पॉइंट से स्केल हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अप्लाई करूँगा, सेट ओरिजिन में जाके ज्योमेट्री टू ओरिजिन, तो देखिए क्या होता है, ये ज्योमेट्री जो है अपने ओरिजिन, अपने सेंटर पॉइंट पे आ गई है। अब ये अपने
सेंटर से छोटा बड़ा होगा। ठीक है, फिर से एक बार देखता हूँ मैं, कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। अभी इसका पाइवट पॉइंट यहाँ पे है, ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, बट हमें चाहिए इसके सेंटर पे, तो ये ज्योमेट्री जो है वापस अपने ही पाइवट पॉइंट पे खुद आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ज्योमेट्री टू ओरिजिन। ठीक है, तो देखिए ये आ गया। तो ये इस तरह वर्क करता है ज्योमेट्री टू ओरिजिन। अभी नेक्स्ट है ओरिजिन टू ज्योमेट्री। मैं एक बार कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। अब ये पहले क्या हो रहा था कि ये ज्योमेट्री जो है खुद ओरिजिन पे आ जा रहा था। अब ये जो ओरिजिन जो है ना, इसकी ज्योमेट्री के सेंटर पे आ जाएगा। देखिए, तो देखिए क्या होगा, ये जो अपना ओरिजिन पॉइंट है ये इसके सेंटर पे खुद ब खुद आ गया। अब मैं अगर स्केल करूँगा तो ये अपने सेंटर के रेफरेंस में स्केल होगा और रोटेट भी होगा। ठीक है, बट इसका 3D कर्सर ये है, यहाँ पे है। अब नेक्स्ट है कि अगर मैं यहाँ पे 3D कर्सर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फिर से मैं एक क्यूब ले लेता हूँ, इसका 3D कर्सर यहाँ पे है, इसको मैं थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में मूव कर देता हूँ। तो ये है इसका 3D कर्सर। तो जो इसमें थर्ड पॉइंट है ओरिजिन टू 3D कर्सर, ये मैं आज अप्लाई करूँगा। तो अब अगर मैं इसको स्केल करूँगा तो ये इस पॉइंट के रेफरेंस में छोटा बड़ा होगा, और अगर मैं रोटेट करूँगा तो ये अपने 3D कर्सर के रेफरेंस में रोटेट होगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गया सेट ओरिजिन का। जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है ग्लोबल एक्सिस और लोकल एक्सिस। तो जो ग्लोबल एक्सिस होती है ना, वो हमेशा एक फिक्स एक्सिस होती है। अभी जो आपको यहाँ पे दिख रही है रेड कलर की और ग्रीन कलर की और ये ब्लू कलर की, ठीक है, ये एक ग्लोबल एक्सिस है, XYZ एक्सिस है, ग्लोबल एक्सिस है। मैं इस क्यूब को अगर डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे एक नया क्यूब लेता हूँ और इस क्यूब का मैं एक्सरे मोड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये अपने ग्लोबल एक्सिस पे है। तो मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाऊँगा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ से मैं व्यू पोर्ट डिस्प्ले में एक्सिस को ऑन कर दूँगा। ठीक है, तो ये इस ऑब्जेक्ट की ये एक लोकल एक्सिस आ गई है। बट अभी इस केस में ग्लोबल एक्सिस और लोकल एक्सिस सेम है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मूव करूँगा G और X प्रेस करके, तो ये अभी ये अपने ग्लोबल एक्सिस के अराउंड मूव हो रहा है और अपने लोकल एक्सिस के अराउंड भी मूव हो रहा है, क्योंकि ये सेम है। तो मैं एक बार कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन होता है ग्लोबल एक्सिस और लोकल एक्सिस में स्विच करने का। इसकी शॉर्टकट की भी होती है, बताता हूँ मैं अभी। तो सपोज़ मैं अगर इसको रोटेट कर दूँ, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करता हूँ, अब आप देख रहे होगे कि जो इसमें एक्स एक्सिस है, ग्लोबल एक्सिस है, वो ये है जो रेड कलर की लाइन है, और जो लोकल एक्सिस है वो कुछ इस तरह से 45 डिग्री पे है। बट अगर मैं अभी इसको मूव करूं G और X प्रेस करके, तो ये अपनी जो है लोकल एक्सिस में मूव हो रहा है, और अगर मैं इसको G और Y प्रेस करूं तो ये अपनी ग्लोबल एक्सिस में ही अभी मूव हो रहा है, अपनी लोकल एक्सिस में ये मूव नहीं हो रहा है। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है, अभी मैं इसको चाहूँ कि अगर ये अपनी लोकल एक्सिस X डायरेक्शन में मूव हो, तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं लोकल। अब अगर हम इसको मूव करेंगे G और X प्रेस करके, तो ये अपनी लोकल एक्सिस में मूव हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक बार कंट्रोल Z करता हूँ, ग्लोबल पे आता हूँ। इसकी शॉर्टकट की होती है G। अगर हमें X में जाना है तो 2 बार X प्रेस करेंगे, तो ये यहाँ से ग्लोबल एक्सिस से लोकल एक्सिस में स्विच हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें Y एक्सिस मूव होना है तो G Y प्रेस करेंगे 2 बार, तो ये Y एक्सिस में मेरा मूवमेंट हो रहा है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है ग्लोबल एक्सिस और लोकल एक्सिस का। तो ये हमारा अभी ग्लोबल एक्सिस और लोकल एक्सिस हो गया। अभी नेक्स्ट इसके बगल में आपको एक दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे ले जाता हूँ अपना एरो, तो ये दिख रहा है ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस मीडियन पॉइंट पे सेट रहता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इस मीडियन पॉइंट पे सेट रहता है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो मैं इसको एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ UV स्फीयर ले लेता हूँ।
और इसको मैं डुप्लीकेट करने के लिए सिंपली शिफ्ट डी प्रेस करूँगा और एक्स डायरेक्शन में जी कर दूँगा तो ये हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यही ऑपरेशन फिर से हो जाए तो मैं शिफ्ट आर प्रेस करता जाऊँगा तो ये काम करेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ या वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ, जी और वाई, सॉरी शिफ्ट डी, जी वाई और शिफ्ट आर प्रेस करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। और इसके बाद मैं जो हूँ इसको सारे सेलेक्ट करके शिफ्ट डी, जी जेड वाई ऊपर की तरफ ले लेता हूँ, शिफ्ट आर। ठीक है, ये हमारा एक को मैं करता हूँ डिलीट, मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब ये कैसे वर्क करता है बताता हूँ मैं यहाँ से जाऊँगा, शो गिज़्मो में जाऊँगा और यहाँ से अपनी मूव टूल को ऑन कर दूँगा एक रेफरेंस के लिए। तो मैं सबसे पहले मैं बाउंडिंग बॉक्स सेंटर बताता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं सारे क्यूब, सारे सर्कल को, स्फीयर को सेलेक्ट करूँगा बॉक्स के थ्रू। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो जो इस पूरे, इसका नाम ही है बॉक्स, बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, तो इसने अपने आप इस बॉक्स के अगेंस्ट यहाँ पे पिवट पॉइंट पकड़ लिया है, अपने सेंटर पे पकड़ लिया। अभी मैं अगर इसको स्केल करूँगा, इसका पिवट पॉइंट किसी भी स्फीयर के रेफरेंस में नहीं है, इस बॉक्स के रेफरेंस में है। तो मैं अगर इसको स्केल करूँगा तो ये कुछ ऐसे स्केल होगा। ठीक है, अगर रोटेट करना चाहूँगा तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ये बॉक्स बाउंडिंग सेंटर। अभी इसके बाद है 3D कर्सर। अब देखिए 3D कर्सर हमारा यहाँ पे है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी मैं इसको स्केल करूँगा तो ये कुछ इस तरह से स्केल होगा, रोटेट करूँगा तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा। अब अगर मैं अपना 3D कर्सर यहाँ पे कर दूँ, अब अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये अपने 3D कर्सर के रेफरेंस में रोटेट होगा, स्केल होगा। ठीक, तो ये अपने 3D कर्सर के रेफरेंस में रोटेट और स्केल हो रहा है। तो ये दो हो गए, बाउंड्री और 3D कर्सर। इसके बाद है इंडिविजुअल ओरिजिन्स। मैंने इंडिविजुअल ओरिजिन पे क्लिक किया। अब मैं अगर इसको स्केल करूँगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो देखिए क्या होगा, हर ऑब्जेक्ट इंडिविजुअली स्केल हो रहा है और रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये स्फीयर है तो रोटेशन पता नहीं चल रहा, तो ये इंडिविजुअली रोटेट और स्केल हो रहा है। इसके बाद इसमें लास्ट है एक्टिव एलिमेंट। तो अभी ये एलिमेंट पे मैं अगर शिफ्ट प्रेस करके ये प्रेस करूँ तो ये एलिमेंट अभी एक्टिव है। तो अभी मैं अगर इसमें स्केल अप्लाई करूँ तो ये स्केल हो रहा है इस एक्टिव एलिमेंट के रेफरेंस में। और अगर रोटेट करूँ तो सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है इसमें भी। देखिए इसके रेफरेंस में ये भी, ये एलिमेंट एक्टिव है। अभी अगर मैं दूसरा एलिमेंट एक्टिव कर दूँ, ये वाला एलिमेंट एक्टिव कर दूँ और स्केल प्रेस करूँ तो देखिए ये इस तरह से स्केल हो रहा है, इस एक्टिव एलिमेंट के रेफरेंस में ये स्केल हो रहा है। और अगर रोटेट करूँ तो मैं इस एलिमेंट के रेफरेंस में रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो पिवट पॉइंट इस तरह से वर्क करता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट लिंक। तो सबसे पहले मैं एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर हमें इसको डुप्लीकेट करना है तो सबसे पहले शिफ्ट डी इसकी शॉर्टकट की होती है। अभी मैं अगर शिफ्ट डी प्रेस करूँ और इसको एक डायरेक्शन दूँ जी और एक्स प्रेस करके, तो ये देखिए एक्स डायरेक्शन में एक हमारा डुप्लीकेट हो गया। अब हमें अगर यही कमांड को रिपीट करनी है तो हम इसको शिफ्ट आर से करेंगे। शिफ्ट आर करेंगे तो हमारे पास टोटल 6 क्यूब बन जाएंगे जो कि डुप्लीकेट हो गए हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट लिंक। तो सबसे पहले मैं एक क्यूब ऐड कर लेता हूँ। मैं अपनी ये मूव टूल को ऑन कर लेता हूँ। अब हम चाहते हैं कि इसमें हमें कुछ एडिट करें और बाकी सब में एडिट हो जाए, तो शिफ्ट डी में नहीं होता है। मैं दिखाता हूँ करके। एडिट मोड में गया, यहाँ से मैं फेस सेलेक्ट किया, इसको मैं इंसर्ट किया और इसको मैंने एक्सट्रूड किया जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो है बाकी क्यूब में ये चीज़ अप्लाई नहीं हुई है। सपोज़ मुझे अगर इसको एक्सट्रूड करना है और फेस सेलेक्ट किया मैंने और ई और वाई डायरेक्शन में इसको मैंने और एक्सट्रूड किया, तो ये ऑपरेशन जो है बाकी जो है क्यूब्स में ये जो है अप्लाई नहीं हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो मैं सिंपली कंट्रोल जी प्रेस कर दूंगा और इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हमारे पास सिंपली ये है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन होता है वो ऑल्ट प्लस डी होता है। ऑल्ट और डी, जी एक्स प्रेस किया, शिफ्ट आर प्रेस करूँगा तो ये रिपीट कमांड कर लेगा।
अब देखिए, अब अगर मैं इसको कुछ एडिट मोड में जाके अभी मैं अगर इसको स्केल करूँगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट मोड में है। बट अगर मैं एडिट मोड में जाकर इसमें कुछ भी इस क्यूब में चेंजेस करता हूँ, सपोज़ मैं उसको एक्सट्रूड करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो देखिए बाकी डायरेक्शंस में भी ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक बेनिफिट्स है डुप्लीकेट लिंक का। अगर आप नॉर्मल डुप्लीकेट करेंगे तो वो शिफ्ट प्लस डी होगा, अगर डुप्लीकेट लिंक अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको अल्ट प्लस डी यूज़ करना पड़ेगा। और रिपीट कमांड इसकी होती है शिफ्ट आर। अब जो नेक्स्ट टूल है हमारा उसको बोलते हैं स्नैपिंग टूल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक क्यूब लूँगा, काफ़ी बड़ा हो गया, हाँ थोड़ा सा जूम करूँगा। ये जो पिवट पॉइंट के बगल में टूल है स्नैप एंड स्नैपिंग, तो मैं स्नैप ऑन कर दूंगा। स्नैप टूल में पहला है इंक्रीमेंट। तो देखिए इसका मतलब क्या है इसका, अगर मैं इसको मूव करूंगा जी प्रेस करके तो ये देखिए ये पर ग्रिड इंक्रीमेंट हो रहा है, पर ग्रिड, ठीक है। ये आगे पीछे हो रहा है, ग्रिड के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट इस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट इसमें आता है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या है, तो मैं जाऊंगा अपनी फ्रंट व्यू में जाऊंगा और ऐड कर दूंगा एक प्लेन। देखिए मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ प्लेन, इसको नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ, स्केल कर लेता हूँ, ठीक है, और थोड़ा स्केल कर लेता हूँ। तो अभी मैं सेकंड जब ऑन करूँगा, वर्टेक्स ऑन करूँगा, तो वर्टेक्स में यहाँ पे स्नैप विथ क्लोजेस्ट, स्नैप विथ सेंटर, मीडियम एंड एक्टिव। तो ये क्या चीज़ है, तो फर्स्ट दिखाता हूँ क्लोजेस्ट। क्लोजेस्ट क्या चीज़ है कि अगर मैं इस टूल को मूव करूँ तो वो नियरेस्ट जो वर्टेक्स होगा ना वहाँ पे जाके स्नैप होगा। तो देखिए ये आया, यहाँ पे बन के आ गया, यहाँ पे स्नैप हो गया। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ठीक है, ये आके यहाँ पे स्नैप हो गया। तो ये इस तरह से ये काम करता है वर्टेक्स वाला। अब नेक्स्ट है सेंटर। अब सेंटर क्या है, इस क्यूब को अगर मैं मूव करूँ इधर, फिर देखिए सेंटर में आके स्नैप हुआ है। मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे, ये सेंटर में आके स्नैप हुआ है। अब मैं इसको इधर अगर मूव करके दिखाऊँ आप लोगों को तो देखिए सेंटर में आके स्नैप हो गया, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इस तरह वर्क करता है। अब ये है मीडियन। मीडियन यही है, जब हम पिवट पॉइंट अभी देख रहे थे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो मीडियन पॉइंट पे सेट रहता है। तो अगर मैं इसकी मैं कई सारी बना दूँ, कॉपी बना दूँ कई सारी, शिफ्ट डी करके जी एक्स शिफ्ट आर, ठीक है, ये मैंने बना दिया। और मैं इसको कॉपी करके ऊपर शिफ्ट डी वाई, इसको मैं कॉपी कर लूँ और एक डिलीट कर दूँ यहाँ से एक दो। तो अगर इन सबको मैं अगर सेलेक्ट करूँ तो अगर यहाँ पे मीडियन लगाऊँ तो इन सब का जो मीडियन पॉइंट होगा वो कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो इसकी स्नैपिंग भी इस पॉइंट के ही अकॉर्डिंग होगी। करूँगा देखिए ठीक है, यहाँ पे ये स्नैप हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ देखता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये अपने मीडियन पॉइंट के रेफरेंस में यहाँ पे स्नैप हो गया है। नेक्स्ट है इसमें एक्टिव एलिमेंट। ये भी सेम इसी की तरह वर्क करता है। तो अगर मैं यहाँ पे सारे एलिमेंट को सिलेक्ट करूँ और अभी हमारा जो एक्टिव एलिमेंट है वो ये है, जिसको मैंने लास्ट में सेलेक्ट किया है। अब मैं अगर इसको मूव करूँ तो वो लास्ट में जो एलिमेंट सेलेक्टेड था ना उसके ही अकॉर्डिंग ये स्नैप होगा। अब मैंने लास्ट में सपोज इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब मैं मूव करता हूँ कहीं तो वो इस बॉक्स के रेफरेंस में स्नैप होगा, ठीक है। ये सिंपल ये एक्टिव एलिमेंट है की तरह वर्क करेगा ये। ऐसे ही सेम एज है, फेस प्रोजेक्ट है, ऐसे सिमिलर है सब कुछ। तो ये वाले हैं, नीचे वाले हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये तीन जो मेन चार थे, इससे ये दो थे, ये भी सेम वर्क करते हैं, ओके। तो ये हो गया, ये पूरा हो गया हमारा स्नैपिंग टूल। चलिए नेक्स्ट है, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट में शेड स्मूथ या ऑटो स्मूथ अप्लाई करना है तो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ से मेश ले लूँगा, मंकी ले लूँगा। तो मैं इसमें अभी मैं इसमें शेड स्मूथ और फ्लैट अप्लाई करके बताऊँगा, ऑटो स्मूथ नहीं बताऊँगा अभी इसमें, पहले ये देखते हैं। तो सिंपली मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे शेड स्मूथ का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये शेड स्मूथ हो गया है।
तो मैं अपने एडिट मोड में जाऊंगा, इसका हाफ पोर्शन में सिलेक्ट करता हूँ एक बार, ठीक है। और यहाँ जाऊंगा मैं फेस में अपनी, मैं एक्सरे मोड ऑन कर लूँगा कि इसके पीछे के भी सारे वर्टिसेस सेलेक्ट हो जाएं। अगर हम एक्सरे मोड में ऑन नहीं करूँगा तो कुछ वर्टिसेस छूट जाएंगी, नहीं प्रॉपर तरह से सेलेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे जाऊँगा मैं फेस, यहाँ पे कर दूंगा मैं हाफ पोर्शन को शेड फ्लैट, ओके, ये हो गया डन। अब देखिए मैं इसको बाहर आ जाऊँगा एडिट मोड से, तो ये देखिए आधा पोर्शन, हाफ पोर्शन इसका यहाँ से हो गया, यहाँ से अप्लाई, ऑलरेडी यहाँ पे शेड स्मूथ ही है। तो इधर वाला पोर्शन जो है फ्लैट है, यहाँ वाला पोर्शन जो है स्मूथ है, ठीक है। तो मैं एक और मंकी लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट। यहाँ से मैं एक और मंकी लूँगा, इसमें मैं पहले एक सब डिवीज़न मॉडिफायर सरफेस अप्लाई करूँगा, ठीक है। यहाँ पे लेवल 2 कर दूँगा, यहाँ से सेव कर दूँगा, ठीक, ये हो गया। अब राइट क्लिक में मैं शेड ऑटो स्मूथ कर दूँगा, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आगे और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो इस साइड है, ये जो ऊपर दिख रहा है आपको राइट साइड टॉप पे जो स्पेस दिख रहा है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया हूँ ऑलरेडी, थोड़ा सा और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये सीन कलेक्शन है, ये यहाँ पे सीन कलेक्शन है। बेसिकली यहाँ पे जितने भी हमारे मेन वर्क स्पेस में जितने भी मैश आएंगे ना, वो यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। जो भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेन जो अपना रहता है वो सीन कलेक्शन मेन रहता है, उसके अंदर ये कलेक्शन है और उसके अंदर ये 3 चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहती हैं, कैमरा, क्यूब, लाइट्स। यहाँ से हम विजिबिलिटी ऑन ऑफ कर सकते हैं, हमें क्यूब की विजिबिलिटी ऑफ करनी है तो हम ऑफ कर सकते हैं, कलेक्शन की विजिबिलिटी ऑफ करनी है तो पूरा कलेक्शन ही ऑफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं कलेक्शन पे क्लिक करूँ और मैं अगर कोई इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, कलेक्शन 1 कर देता हूँ मैं इसका नाम, या मैं नाम इसका कर देता हूँ मैश कलेक्शन, ओके, मैश कलेक्शन कर देता हूँ उसका नाम। अब मैं अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ एक यूवी स्फीयर, तो ये मैश कलेक्शन में जाके ऐड हुआ है, ठीक है, ये जाके ऐड हुआ है मैश कलेक्शन में। फिर एक और आइटम मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे मैं मंकी ऐड कर देता हूँ। तो ये भी सुजैन, भी इसको सुजैन बोलते हैं, तो सुजैन भी ये मैश कलेक्शन में जाकर ऐड हो गया है। सीन कलेक्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मैं अगर कोई भी मैश ऐड करूँगा, सपोज मैं ये मेटा बॉल ऐड करता हूँ, बॉल ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे ये सीन कलेक्शन में ऐड हुआ है, ना कि ये मैश कलेक्शन में ऐड हुआ है, ठीक है। ये अलग से सीन कलेक्शन में आकर ऐड हो गया है ये, ठीक। तो अगर मुझे इसे डिलीट करना है, मैं सिंपली डिलीट प्रेस करूँगा और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू कलेक्शन ऐड करने का, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस मैश कलेक्शन में ही एक और कलेक्शन आ जाएगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ मेटा बॉल कलेक्शन 2, मेटा बॉल कलेक्शन 2, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मेटा बॉल में बॉल ऐड करूँगा, तो वो यहाँ पे आके हो जाएगा ऑर्गेनाइज। इसको हम लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक मैश कलेक्शन में आता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा कुछ कैप्सूल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये मेटा बॉल इस मेटा बॉल कलेक्शन में आकर ऐड करना है, यहाँ पे इसको लाके ऑर्गेनाइज करना है। तो सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ भी कर सकते हैं, और हम प्रेस करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे M। जब M प्रेस करेंगे तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिख कर आएंगे, मूव टू कलेक्शन, न्यू कलेक्शन, सीन कलेक्शन, मैश कलेक्शन, मेटा बॉल कलेक्शन। तो मैं इसको मेटा बॉल कलेक्शन में मूव कर दूंगा। तो सिंपली ये सिंपली मेटा बॉल कलेक्शन में, मैश कलेक्शन में है, ये सीन कलेक्शन में, ये सीन कलेक्शन में मूव हो गया। ऑलरेडी ये इसमें ही था तो ये ठीक है, इसमें ही है ये। अगर मैं शिफ्ट M प्रेस करूं तो लिंक टू कलेक्शन है,
तो अगर मैं चाहूँ, अगर मैं चाहता हूँ ये मेटाबॉल कलेक्शन 2 में लिंक हो, तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेटाबॉल कलेक्शन में लिंक हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे भी एक ऑप्शन है, इसको मैं अगर क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी पे जाऊँगा, यहाँ पे है कलेक्शन का ऑप्शन, यहाँ पे हम ऐड टू कलेक्शंस कर सकते हैं। सपोज़ हमें इसमें करना है, अपना क्यूब हम लाके यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दिए, ठीक है। तो सिंपली ये कि ये ऑर्गेनाइज़ अपने 3D मॉडल्स को यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं सारी चीज़ों को। और यहाँ पे भी इसका ऑप्शन है सेम, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, कलेक्शन में जाएंगे, तो ये सारा चीज़ें ओपन होगा। यहाँ पे सारी शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज एज ए प्लेन। अगर हमें कोई इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करनी है तो कैसे करते हैं? तो सिंपली हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे इमेज का ऑप्शन है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, रेफरेंस, बैकग्राउंड, इमेज एज ए प्लेन। तो हम अपने इमेज को एज ए रेफरेंस इंपोर्ट कर सकते हैं और एज ए बैकग्राउंड भी इंपोर्ट कर सकते हैं और एज ए प्लेन भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके में ये थर्ड ऑप्शन नहीं आए तो आप सिंपली एडिट में जाना, रेफरेंस पे क्लिक करना और यहाँ पे सर्च करना इमेज एज प्लेन, इसको चेक मार्क पे टिक कर देना, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो ये हो गई यहाँ पे इंपोर्ट। यहाँ पे मैं 90 डिग्री इसको रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी इमेज 90 डिग्री रोटेट हो गई है। अब अगर इसमें हमें एडिट करना है तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। अपने एडिट मोड में गए, एक्सट्रूड प्रेस किया, ये देखिए हम इसको एडिट भी कर सकते हैं इस इमेज को, ठीक है। सपोज़ हम फिर से अपने फ्रंट व्यू में आ गए, इसको हम अगर मूव करना चाहें तो मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये तभी वर्क करेगा अगर मैं यहाँ पे सॉलिड रिपोर्ट करूँ तो ये नहीं दिखेगा, ये मटेरियल प्रीव्यू में ही ये विजिबल होगा, इमेज एज ए प्लेन। यहाँ पे जो सारे टूल्स हैं ये हम लोगों ने सारे देख लिए हैं। एक बार मैं ये मेज़रमेंट टूल थोड़ा और बता देता हूँ कि कैसे मेज़र करते हैं डायमेंशन। तो मैं एक क्यूब लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने क्यूब ले लिया। अब मुझे डायमेंशन मेज़र करनी है तो मैं इसको पे क्लिक करूँगा और लेफ़्ट टू राइट अगर चलूँगा तो ये देखो लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसकी लेंथ यहाँ पे आ रही है, ठीक, लेंथ आ रही है। अब मुझे इस क्यूब की डायमेंशन जाननी है तो मैं सिंपली यहाँ जाऊँगा, ये मूव का ऑप्शन है, कंट्रोल प्रेस करूँगा और यहाँ लाके, ताकि मेरा स्नैपिंग ऑन रहे, यहाँ लाके इसको ड्रॉप कर दूँगा। ऐसे ही सेम कंट्रोल प्रेस करूँगा और यहाँ लाके इसको ड्रॉप कर दूँगा। तो इसकी डायमेंशन आ गई है 2 मीटर, ठीक। वैसे हम मेज़र कर सकते हैं। हम यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके मूव भी कर सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि ये एंगल पता चले जो कि 90 डिग्री है, वो हमें मेज़र करना है इसकी मदद से, इसकी हेल्प से। तो सिंपली मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा एक एंगल पे लूँगा और अब मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके यहाँ लाऊंगा, इस वाले पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लाऊंगा और इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे लाऊंगा। तो ये 90 डिग्री इसका एंगल यहाँ पे शो हो रहा। अब ये डायगोनल प्रेस करना है हमें, ये डायगोनल जो है ये इसकी लेंथ कितनी है, ठीक। तो मैं सिंपली एक लाइन ड्रॉ करूँगा और अब मैं इसको एक बार कंट्रोल प्रेस करूँगा, यहाँ लाके ड्रॉप कर दूँगा, सिंपली यहाँ लाके इसको ऐसे ड्रॉप कर दूँगा। तो इसके जो कौन सा डायगोनल ले लिया, सॉरी, ये बैक इधर वाला डायगोनल और इधर वाला डायगोनल ले लिया, मुझे ये इस फेस का चाहिए, राइट। तो मैं इसको लाके यहाँ कर दूँगा, ठीक। तो ये इसका डायगोनल 2.82843 मीटर होगा इसका डायगोनल।